गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम देखेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ असेसमेंट कि क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। असेसमेंट में जानते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम पहले बात करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट जानते क्या होते हैं, जो आप साल में बच्चे के 2 से 4 बार होते हैं। ऐसे 1 से मतलब मिड टर्म से पहले 2 बार लिए जाते हैं। मतलब कुछ चैप्टर करवाने के बाद जो है उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो वापस से हम क्लियर करवा सकेंगे, और आगे है तो हम उसके बेस पर बच्चे की नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है जी। सिद्धांत क्या है आकलन के? कह रहे हैं कि भाई यह शिक्षक और शिक्षक प्रक्रिया की प्रभावी योजना का अंग है। यह सभी कक्षा गतिविधियों का केंद्र बिंदु होना चाहिए। विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हैं इस तथ्य पर केंद्रित होता है। अध्यापकों की व्यावसायिक कुशलता के विकास में यह सहायक होता है। यह विद्यार्थियों को विकास और सुधार के लिए सकारात्मक निर्देश देने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्षमता को पूर्ण रूप से पहचानने में सहायक होना चाहिए। यह विद्यार्थियों और शिक्षक को प्रेरित करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है जी। लाभ क्या है इसके? अधिक सीखने में प्रेरित करता है। दायित्व स्वयं उठाते हैं बच्चे, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं। यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि विद्यार्थी किस स्तर तक जानते हैं। विद्यार्थियों के अनुसार पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधि को चुनाव कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थी की कमी के बारे में जान सकते हैं। विद्यार्थी आकलन का प्रयोग अपने विकास के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी। विशेषताएं क्या है इसकी? कि निदानात्मक और उपचारात्मक होता है कि हम प्रॉब्लम्स जान के उसको ठीक कर सकते हैं। फीडबैक की व्यवस्था यहाँ पर होती है। शिक्षा प्राप्ति की विविध शैलियों को शामिल करता है। ये विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मंच प्रदान करता है। विद्यार्थियों के कार्य में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करता है। आकलन का विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा और आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे होता है कि अधिगम प्रोफाइल तैयार करना, कि बच्चे की आप ऐसी प्रोफाइल तैयार करो उसने बच्चे के बारे में कुछ लिखा हो कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना सीखना बाकी है। ठीक है जी। उसके बाद पोर्टफोलियो क्या होता है कि इसमें बच्चे के द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य के बारे में लिखा जाता है कि बच्चे ने क्या क्या किया, किस प्रक्रिया के अनुसार उसका विकास हुआ है, परिणाम क्या निकले, प्रभाव क्या निकले, और उसकी वक्त पर हम उसकी जांच करते हैं। ये आपका पोर्टफोलियो होता है। उसके बाद क्या है? एरर एनालिसिस, कि जो भी हम पोर्टफोलियो है लर्निंग के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि गलतियाँ कहाँ कहाँ रह गई हैं, कि बच्चे का विकास कम हुआ है या मतलब पूरा नहीं हो पाया है, त्रुटियां कहाँ कहाँ हैं, इसको हम त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। कारण की खोज करते हैं हम इसके अंदर। आंकलन रूब्रिक क्या है? क्या रूब्रिक का मतलब होता है आंकलन मानदंडों की ऐसी ग्रिड से है जिसमें छात्र का आंकलन सुनिश्चित और स्पष्ट किए गए आधारों पर किया जाता है। मतलब हमने एक ब्यौरा बना दिया कि हाँ भाई इसके अनुसार हम जो है बच्चे का आंकलन करेंगे। ठीक है जी। और उसके अनुसार हम उनको बच्चे को एक ग्रिड में तैयार करते हैं। आगे देखते हैं आंकलन रूब्रिक्स का डिजाइन। तो कह रहे हैं रूब्रिक्स कार्य प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं, उन छात्र शिक्षक के लिए स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले अपने आप को ज्ञान के स्तरों और समझ की पहचान करनी है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए छात्र को जरूरत है। ठीक है जी। वो स्तर कौन से हैं? पहला है प्रकाश संश्लेषण को सटीक ढंग से समझना। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कुछ सटीकता समझाता है। प्रकाश संश्लेषण की सीमित सटीकता से समझाता है। या फिर कहानी थीमों या किरदारों का व्यापक ज्ञान प्रदर्शित करता है। कहानी में कुछ किरदारों की भूमिकाओं का अच्छा ज्ञान दर्शाता है। इस बारे में मूलभूत जानकारी दर्शाता है कि कहानी किस बारे में, और कुछ किरदारों के नाम बता सकता है। मतलब ये कुछ हमने क्या किया, डिजाइन तैयार कर लिया कि हम बच्चे में किस किस तरीके का जो है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं संकलनात्मक आकलन के लिए व्यू रचना, की हम जो है असेसमेंट के लिए व्यू रचना करते हैं। उसके लिए हम कुछ टेस्ट तैयार करते हैं या कुछ और तरीके का हम जो है विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन सी आकलन प्रक्रिया है? पहला है मौखिक परीक्षा, कि बच्चे से हम सवाल पूछते हैं, बच्चा उसके आंसर करता है। फिर निबंधनात्मक परीक्षा, ऐसा टाइप क्वेश्चन कि हम बच्चे को टॉपिक दे दें और उस टॉपिक के बच्चा अपना एक ऐसे तैयार करे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, बताओ सही कौन सा है। फिर टेस्ट थ्रू असाइनमेंट, कि हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे दें, एक असाइनमेंट दे दें, बच्चा उसके ऊपर सर्च करके एक्सप्लोर करके और अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करे। फिर है टेस्ट थ्रू कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। कि संचित अभिलेखों द्वारा जांच करना। तो इसमें क्या होता है कि हम विद्यार्थी की योग्यताओं और कुशलता की जांच करने के लिए अकेली वार्षिक परीक्षा पर्याप्त नहीं है, तो हम बच्चे के लिए और चीजें भी बनाते हैं, दैनिक टेस्ट या फिर साप्ताहिक या फिर जो है आपका मासिक, या इस तरीके के हम कुछ एक्टिविटीज भी बच्चा परफॉर्म कर सकता है इसके थ्रू। ठीक है जी। तो ये हम बारे में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विद्यालय परीक्षाओं का वर्गीकरण।
कि अगर परीक्षा में देखें तो समय के अनुसार होता है वार्षिक, मासिक, वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक, साप्ताहिक, या परीक्षकों के अनुसार बाह्य या आंतरिक, या प्रश्नों के अनुसार प्रश्न कैसे आएंगे, मौखिक आएंगे, प्रयोगात्मक आएंगे, या लिखित परीक्षाएं होंगी। ठीक है जी, तो इनके बिहाफ पर परीक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है। मौखिक परीक्षा क्या होती है कि भाई हम ओरली बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। अब उनके फायदे क्या हैं कि मौखिक परीक्षा के द्वारा शिक्षक को इस बात का पता लगता है कि बालक को प्रश्न की भाषा को ठीक से न समझने के कारण उत्तर देने में कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही है। मतलब अगर बच्चा बोलकर आंसर दे पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पढ़ने में, सवाल को पढ़कर समझने में दिक्कत आ रही है। इस परीक्षा के द्वारा उन व्यक्तियों की भी जांच कर सकती है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर बालक को प्रश्न समझ में ना आए, तुरंत स्पष्टीकरण मांग ले। इस प्रकार की परीक्षा का प्रयोग छात्रों का मंचीय भय, मतलब भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंच पे आकर बोलने से डरते हैं, तो उस तरह का भय भी बच्चों को से निकालते हैं। कागज पेंसिल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, बालकों को नकल करने के अवसर नहीं मिलते हैं, कम समय में अधिक संख्या के प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिल जाते हैं। दोष या कमी क्या है कि भाई इस परीक्षण में बालकों का मूल्यांकन व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। यह परीक्षा गूंगे बहरे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्रों के उत्तर का आलेख रखना संभव नहीं है, अधिक समय खर्च होता है, कई बार व्यक्तिनिष्ठ होती हैं ये परीक्षाएं। इस प्रकार के बालकों में समान प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा बालकों का मूल्यांकन बहुत कम प्रश्न पूछकर करता है। इससे बच्चे की वास्तविक योग्यता का पता नहीं लग पाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, निबंधनात्मक परीक्षाओं के लाभ क्या हैं। तो ये परीक्षाएं जो हैं व्यवहारिकता से परिपूर्ण होती हैं। ऐसी परीक्षा के प्रश्न की रचना करना आसान होता है। ऐसी परीक्षाएं खर्चीली हैं, कम समय में तैयार हो जाती हैं। छात्रों के दृष्टिकोण का पता लगता है कि बच्चा सोचता कैसा है, मॉरल वैल्यूज़ कैसे हैं। शक्ति का विकास, विद्यार्थियों शक्ति का विकास होता है। उत्तर देने में बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है। बच्चों की कार्यशैली, लेखन कला की परख की जाती है। छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है। मौलिक और कल्पना शक्ति का विकास होता है और बच्चों के रचनात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कमी या दोष क्या है कि परीक्षा विश्वसनीय नहीं है, इन पर हम कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकते हैं। वैचारिकता कि जो ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, इनमें वैचारिकता होती है, इस कारण कि इस प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न के पर्याय एक अर्थ नहीं होते, अनेक अर्थ हो सकते हैं। रटने पर, बल्कि बच्चा जो है वो रटता है इस केस में। आवश्यक कारकों पर बल दिया जाता है, तो जो आवश्यक कारक हैं सिर्फ उन पर ही बल यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। अधिक समय और श्रम की आवश्यकता होती है और अनुमान लगाया जाता है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। सुधार कैसे किया जाए, तो प्रश्नों का विस्तार होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार करने चाहिए। सरल सहज स्वाभाविक भाषा हो। दिए गए सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होने चाहिए। परीक्षा में प्रश्न अधिक संख्या में लिखे जाएं। ठीक है, कुछ और भी इसमें हैं सुझाव, ये आप एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाते हैं। तो इसके भी प्रकार होते हैं। तो पहला है क्या है, रिकॉल टाइप क्वेश्चन, फिर रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे अब जो है जो आपका रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन है, इसके भी 2 प्रकार हैं, सरल या फिर वाक्य पूर्ति प्रश्न। ठीक है जी। नहीं, ये जो आपके 2 दिए गए थे ये रिकॉल टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपके पुनर्पहचानात्मक प्रश्न हैं उसके 5 पार्ट हैं। वर्गीकृत प्रश्न, सत्य प्रश्न, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न, समरूपी प्रश्न, चुनाव पूर्तियात्मक प्रश्न, ये सब इसके अंदर आते हैं। कहते हैं जो सरल पुनर्स्मृत्यात्मक प्रश्न की पहचान क्या है कि ये वो प्रश्न है इसके उत्तर बच्चे सभी स्मरण शक्ति से देते हैं। ठीक है जी। वाक्य पूर्ति में क्या होता है कि रिक्त स्थान दिए जाते हैं, रिक्त स्थान को बच्चे को भरना होता है। वर्गीकृत में क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन 4 उसके आंसर हैं। सत्य में राइट रॉन्ग लगाने होते हैं। वर्गीकृत में क्या होता है कि भाई वर्ग की वस्तुओं का नाम दिया जाता है और बीच में उस वर्ग के अतिरिक्त और कोई चित्र का नाम भी हम दे देते हैं, तो उसमें हमें पहचानने होते हैं। बहुविकल्पीय में 4 आंसर होते हैं। समरूपी प्रश्न में क्या होता है कि 2 भाग होते हैं इस तरह के प्रश्न के, एक और कुछ शब्द विचार रख दिए जाते हैं और दूसरी ओर उसका उत्तर बिना किसी क्रम, मतलब जो मैचिंग हम लोग करते हैं वो उसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, चुनाव पूर्तियात्मक प्रश्न।
अब यहाँ पे क्या है कि भाई क्वेश्चन दे दिया और नीचे आप 4-5 ऑप्शन दे दिए हैं, रिक्त स्थान है, बताओ रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार होगी। आगे बढ़ते हैं। परीक्षाओं के लाभ क्या है कि ये परीक्षा जो है वो वैध है, प्रश्नों का निर्माण करना यहाँ पे कठिन होता है, नकल करने की अधिक गुंजाइश रहती है, अनुमान कार्य व धोखे का प्रोत्साहन मिलता है, अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली भी है, मनोविज्ञान दृष्टि से अनुचित है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निदानात्मक नहीं होती, मतलब रेमेडी हमको उनको नहीं दे सकते हैं, कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद क्या है, सीसीई पैटर्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है भाई, हम जो ग्रेडिंग सिस्टम देखते हुए आ रहे थे कुछ टाइम पहले तक, ठीक है, तो उसमें आपका सीसीई पैटर्न ही लगाया गया था। इसमें क्या होता है कि बच्चे के विकास के हर एक पहलू को हम देखते हैं कि मूल्यांकन जो है यहाँ पर एक निरंतर प्रक्रिया होती है, बच्चा एक्टिविटी करके भी सीखता है, बच्चे की और भी चीज़ें हैं, बच्चा क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, हर चीज़ की यहाँ पे जानकारी दी जाती है। जो ये वर्ड है सतत, इसका मतलब क्या है कि आकलन की नियमितता, की आकलन जो है वो हर रोज के बेसिस पे हो, आवधिक परीक्षण, अधिगम की कमियों का निदान, सुधारात्मक उपाय, पुनः परीक्षण और शिक्षक और विद्यार्थियों के स्वयं मूल्यांकन के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धाओं के प्रमाण का फीडबैक देना, ये मतलब होता है सतत। और व्यापक का मतलब क्या है कि वह योजना विद्यार्थियों की समृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को समाहित करने का प्रयास करती है। ठीक है जी। लक्ष्य क्या है यहाँ पर, ज्ञान समझना, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, ये लक्ष्य हैं इस सीसीई पैटर्न के। उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों की नियमित और बहुआयामी जांच, विषय और पाठ्यक्रम पर आधारित सामूहिक कार्य, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में संतुलन, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में उनके माता पिता को के साथ सूचना और आदान प्रदान और सहयोग करना। विशेषताएं क्या है भाई इसका, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सतत और मूल्यांकन के निरंतर, आवधिक और व्यापक से संबंधित है। कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। पहला पॉइंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक पक्ष विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के आकलन से संबंधित, मतलब बच्चे का हम हर तरह का विकास यहाँ पे करेंगे, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, हर तरह का विकास यहाँ पे किया जाएगा। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र शामिल होते हैं, जबकि सह शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यचर्या, अभिवृत्ति और मूल्य शामिल होते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में आंकलन निर्धारित मापदंडों के आधार पर होता है। जीवन कौशल का आंकलन आकलन के सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। कार्य क्या है इस सीसीई पैटर्न के, तो कह रहे हैं कि यह शिक्षक को प्रभावकारी नीति देने में मदद करता है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों को प्रगति की सीमा और मात्रा का नियमित रूप से आंकने में सहायता करता है। सतत मूल्यांकन शैक्षिक कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है और शिक्षक को अलग अलग विद्यार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता करेगा। यह शिक्षक को तत्काल फीडबैक देता है, विद्यार्थियों द्वारा अपनी गलत सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्रदान करने की दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों में कोई कमी हो तो उसके बारे में जागरूक करने में सहायक करता है। इसके लाभ क्या हैं, तो इसके लाभ भी हैं काफी सारे। यह अध्यापक को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में हेल्प करेगा। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित जांच होती है। विद्यार्थी की कमजोरी और आवश्यकताओं को की जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। विद्यार्थियों में कौन सी कमजोरियां हैं ये अध्यापक जान लेता है। अच्छी आदतों का विकास करने में और गलतियों को ठीक करने में हेल्प मिलती है। यह करियर के बारे में फैसला करने में हेल्पफुल है। सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों के माता पिताओं को उनके बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है जी, ये था आपका सीसीई पैटर्न। अब यहाँ बात करें हरियाणा में सीसीई पैटर्न क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई शिक्षक का यहाँ पे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षक और मूल्यांकन लंबी कालावधि के साथ साथ चल रहे हैं। भाई जब से जो है बहुत टाइम से शिक्षा प्रणाली जो है चलती हुई आ रही है। प्रारंभिक प्रणाली में आकलन का क्षेत्र संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है। अगर हम पारंपरिक प्रणाली की बात करें तो सिर्फ संज्ञान का विकास ही शिक्षा प्रणाली के जो है उसके अनुसार चलती है।
कह रहे ये प्रणाली उत्तीर्ण करने के लिए रटने को बढ़ावा देती है, अतः ये आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। जो प्रणालियाँ चलती हुई आ रही थी पारंपरिक, वो सिर्फ रटने को प्रभावी बनाती हैं, बाकी जो आवश्यकताएं उन पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो और भी होती हैं, जो संज्ञानात्मक नहीं होती हैं। तो कह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार हमें विद्यालय आधारित मूल्यांकन आकलन की तरफ स्थानांतरित होने की आवश्यकता है, रास्ते खोजने की आवश्यकता है जिनकी ऐसे आंतरिक मूल्यांकन और अधिक विश्वसनीय हो। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को लचीला और लागू करने योग्य सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना चाहिए, जो मुख्यतः निदान, उपचार और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला होता है। तो करें कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार द्वारा लागू किया गया, जिस अधिनियम के अनुसार अनुभाग मूल्यांकन से निम्नलिखित अनुसार संबंधित है। तो पहला क्या है कि संविधान में निर्धारित मूल्यों के साथ समरूपता, बच्चे का सही प्रकार से विकास, बच्चे की ज्ञान क्षमता और प्रतिभा का विकास, बच्चे को डर, चोट, बेचैनी से मुक्त करना और उसे अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने में सहायता करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे को अपने ज्ञान को समझने और उसके द्वारा उस ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता का होना। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सीसीई पैटर्न की। तो करें अनुभाग 30(1) के अनुसार प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, और 3(2) के अनुसार प्रत्येक छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत अनुभाग में निर्धारित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा ने विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन अपनाने का निर्णय लेगी। जो 1st-5th क्लासेस हैं उसमें ये पैटर्न को अपनाया जाएगा। उद्देश्य क्या रहे कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनको पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही हो, जीवन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, रोचक तरीके से किया जाए, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय में दाखिला दिया जाए और उसी कक्षा में ठहराव नहीं होना चाहिए, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। विद्यार्थियों परीक्षा का तनाव और भय खत्म करना है, आवश्यकता के अनुसार उपचार देना है, पाठ्यक्रम का बोझ भी कम करना है, निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक विद्यार्थी का निरंतर रिकॉर्ड रखना है, मूल्यांकन प्रक्रिया और पाठशाला का तालमेल सुनिश्चित करना है, विद्यार्थियों को उनकी क्षमताएं बढ़ाकर उपलब्धि स्तर में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। तय प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना। अब ये मूल्यांकन जो है वो 3 पहलुओं में होती है: शैक्षिक पक्ष, पाठ्य सहभागी पक्ष और व्यक्तिगत और सामाजिक गुण। अब अगर शैक्षिक पक्ष की बात करें कक्षा 1 और 2 में, तो हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है जी। इन्हीं के अनुसार बच्चे का हर तरह का कौशल जो है यहाँ पे जाना जाता है। तो बच्चों के 4 मौलिक कौशलों का विकास और आंकलन करना होता है इंग्लिश और हिंदी के थ्रू: श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। मतलब सुनना, कहना, पढ़ना और लिखना। ठीक है जी। और गणित में अगर हम बात करें तो उसे गिनती आनी चाहिए, पहाड़े आनी चाहिए, गणितीय अवधारणा उसके अंदर आए, गणितीय आकृति वो बना ले। तो इस तरह के विकास को हम देखते हैं जिसमें एक 1st और 2nd के बच्चे में। अगर हम ये बात करें तीसरे, चौथे और 5वीं क्लास के बच्चे में, तो इसमें हमें जो आकलन करना होता है वो आवधिक परीक्षण और कार्य पुस्तक के अनुसार हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, परिवेश अध्ययन और गणित में बच्चों को विकसित करते हैं। तो यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से आने चाहिए? श्रवण, कथन, पठन और लेखन। वह अगर हम बात करें गणित की और परिवेश की, तो गणित में क्या है? अवधारणाओं के समझ और समस्या निदान। परिवेश में पुनः स्मरण और पहचान करना और अवधारणाओं की समझ बच्चे के अंदर आनी चाहिए। भाषा का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। ठीक है। अगर परीक्षा की बात करें तो परीक्षण में यहाँ पर जुलाई में होगी, अप्रैल से मई पढ़ाया जाएगा, जुलाई में परीक्षा होगी, फिर जुलाई से अगस्त पढ़ाया जाएगा, सितंबर में परीक्षा होगी, सितंबर से अक्टूबर में पढ़ाया जाएगा, नवंबर में परीक्षा की जाएगी, नवंबर से दिसंबर में पढ़ाया जाएगा, जनवरी में परीक्षा, जनवरी से फरवरी पढ़ाएंगे और मार्च में फिर से परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार होना होगा। वहीं अगर बात करें कक्षा 6 से 8 तक की, तो यहाँ पर हम हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गणित, ये बच्चों को हम पढ़ाते हैं। उपकरण क्या होते हैं? आवधिक परीक्षण, परियोजना कार्य और कार्य पुस्तिका। अगर हम बात करें आवधिक परीक्षण में, तो मूल्यांकन और मूल्यांकन 1 और 2 में इसको बांटा गया है। इसमें 3 चीजें आती हैं: विषय, कौशल, उद्देश्य और अधिमान।
भाषा, गणित और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 3 तो ये हो गए, और एक आगे है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो भाषा में क्या है, ज्ञान, समझ और अभिव्यक्ति करना। गणित में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान, साइड में इनके अधिमान भी लिखे गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, संख्यात्मक और चित्रात्मक। अगर हम बात करें सामाजिक की, तो इसमें क्या है, ज्ञान, समझ, चित्रात्मक और विश्लेषणात्मक। कौन कौन कितने कितने प्रश्न के हैं यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्रेड भी बांट दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे के 90 से 100 के बीच में आए तो उसको A+ मिलेगा, 70 से 89 में है तो A मिलेगा, 50 से 59, 69 तो B, 35 से 49 तो C ग्रेड, और 35 से नीचे क्या हो जाएगा आपका D ग्रेड। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपको दिखाया है कब परीक्षा लेनी है और कब उनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वो तो सेम आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद परियोजना कार्य भी। इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप एक टॉपिक दे देते हो और बच्चा उसके अनुसार जो है कोई एक्टिविटी करता है या प्रोजेक्ट बनाता है, उसके अनुसार बच्चे को अंक दिए जाते हैं। ठीक है जी। कार्य पुस्तिका में क्या होता है, तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए विभाग ने प्रत्येक विषय के लिए 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए पुस्तिकाएं दे रखी हैं। इसलिए अध्यापकों को कार्य पुस्तिका में दिए हुए दत्त कार्यों का आकलन करना आवश्यक है। और किस आधार पर होता है कि विद्यार्थियों द्वारा ली गई रुचि, अवधारणाओं की समझ, कार्य की स्वच्छता, कार्य करने की नियमितता और वर्णित क्रियाकलाप। ठीक है जी। इसके अनुसार बच्चे को ABCD ग्रेड यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कक्षा कक्ष सहभागिता। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की कक्षा कक्ष सहभागिता का आकलन करने की भी आवश्यकता है। इसका उद्देश्य दिखाता है कि विद्यार्थी अपने क्लास में गतिविधियों में उत्साहपूर्ण है या नहीं है, बच्चा अटेंटिव है या नहीं है, अपना रुचि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मूल्यांकन की मुख्य कसौटी इस प्रकार होती है, किस प्रकार की, भाई कक्षा से पूर्व पढ़ लेना, कक्षा में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत रहना, पाठों की अच्छी समझ के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उत्सुकता और अभिरुचि दिखाना, कक्षा कक्ष गतिविधियों में जोशपूर्ण सहभागिता, मतलब बच्चा जो है हर वक्त एक्टिव रहे, अपनी उत्सुकता दिखाए। ठीक है जी। बच्चा जो भी पूछा गया है उसका जवाब दे। उसके बाद क्या है, पाठ्य सहभागी पक्ष, कि बच्चा जो है वो अपने सहभागियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार उसका है, किस प्रकार की वो चीजें कर रहा है। तो कौशल जो है यहाँ पे 3-4 देखे जाते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सृजनात्मक, खेलकूद और विज्ञान और पर्यावरण जागरूकता। ठीक है जी। तो इसके सामने कुछ गतिविधियां लिखी गई हैं, वो आप एक बार देखेंगे कौन कौन और किस किस प्रकार की गतिविधियां जो है बच्चा इन सब में करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सामाजिक गुण, कि बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मूल्य भी बच्चे के सर्वांगीण विकास को आंकने के लिए जरूरी होते हैं। कौन से गुण हैं, पहला है नियमितता में व समय की पाबंदी, स्वच्छता, सहयोग, आत्मविश्वास और पहल करना। इसके सामने कुछ एक्टिविटी भी लिखी गई हैं, ये आप थोड़ा देख लेंगे कि बच्चा जो है अपने समय पर स्कूल है, अपने समय पर काम पूरा करे। ठीक है जी। स्वच्छता मतलब नाखून काटे, बाल काटे, ठीक है, बालों को साफ रखे, नहाकर आए, कपड़े साफ पहने। सहयोग मतलब सहपाठी में और माता पिता के साथ सहयोग करे, आत्मविश्वास बच्चे के अंदर बना रहे और अपना जो है बच्चे में अपने आप को प्रेजेंट करने की भावना आए। ठीक है जी। इसमें ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मापदंड। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, बच्चे का मापदंड जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है अलग अलग क्लासेस में। ठीक है जी। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप एक बार देख लें। कल जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम रेमेडिकल टीचिंग, निदान का संप्रत्यय। जो डायग्नोसिस है उसमें हम वो जरूरी क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके।